नमस्कार, जय हिंद। आरवी द विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में बात किया था सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। आज की अपनी क्लास में हम लोगों को सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जितने अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसकी चर्चा कर लेनी है। हालांकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने अपनी बात कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कुछ पॉइंट आपको यहाँ से भी पूछे जाएंगे, तो इसलिए एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या होता है, यानी कि कौन कौन सा ये काम करता है। तो एक चीज यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, एक होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आपको ऐसे क्षेत्राधिकार यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का होता है जहां पर राज्य और राज्य के बीच में, या फिर राज्यों और राज्य के बीच में होता है, और या फिर एक तरफ संघ हो एक और राज्य हो, और दूसरी तरफ एक राज्य हो या फिर एक कोई संघ हो। तो इस तरीके की कंडीशन अगर बनती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत किया गया है। अपीलीय क्षेत्राधिकार की अगर बात करेंगे तो ये भी आपको कहां पर मिल जाएगा, आर्टिकल 131 में मिलता है। यहाँ पर क्या होता है कि अपील की जाती है, चाहे वो दीवानी मामला हो चाहे वो फौजदारी मामला हो, दोनों के संदर्भ में। और आपराधिक या फौजदारी या दांडिक मामले में जो अपील होती है आर्टिकल 134 में, दीवानी मामले जो होंगे 133, और संवैधानिक मामलों में अपील जो होती है आर्टिकल 132 में है। विशेष अपील की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 136 है। एक पॉइंट आपको यहां पर दिया गया है, अभिलेख न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को हम लोग अभिलेख न्यायालय कहते हैं। दो बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर आपको दिया गया है, ये आर्टिकल आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहां पर दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के संदर्भ में आपको ये बात लिखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 129 के अंतर्गत दिया गया। और उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसका प्रावधान आपको आर्टिकल 215 में दिया गया। तो जब यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात आएगी तो वो 215 आप लगाइएगा, और सर्वोच्च न्यायालय आएगा तो आर्टिकल 129 लगाइएगा। और ये किसके बारे में बात हो रही है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में, यानी कि अभिलेख न्यायालय के रूप में इसको किस किस आर्टिकल में जाना जाता है। अब दूसरा सवाल आपके मन में आ सकता है कि आखिर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसको कहते हैं, यानी कि अभिलेख न्यायालय क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान आपको रखना है कि अभिलेख न्यायालय हम उस न्यायालय को कहते हैं जिसके द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय के लिए एक कानून के रूप में काम करे, या एक गाइड के रूप में काम करे, एक पथ प्रदर्शक के रूप में काम करे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। दूसरी बात होती है कि अगर यहाँ के न्यायालय के जो निर्णय दिए गए हैं उसकी अवहेलना होती है, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, तो उसके पास ये शक्ति होती है कि दंड भी दे सके। तो यही दोनों बातों का मतलब होता है यहाँ पर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब। अब इसके बाद में आप देखेंगे जो दंड की बात हम लोग कर रहे थे, वहां पर 6 महीने के लिए कारावास और 2,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब इसके बाद देखिए, अगला पॉइंट आपके लिए है पुनर्विलोकन की शक्ति, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की बात हम लोगों ने किया हुआ था, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिव्यू पिटिशन, या देखते हैं आर्टिकल 137 में। हालांकि न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति होती है वास्तविक रूप में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अंतर्गत नहीं मिलती है, लेकिन उसी की जैसी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं। हाँ, एक सवाल आपको यहाँ पर न्यायिक पुनर्विलोकन से जरूर मिल सकता है कि इसको हमने कहाँ से लिया है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, और यहाँ पर आर्टिकल 137 आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आर्टिकल 13 भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और वहां पर भी कुछ इसी तरीके की व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं।
न्यायालय का जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति होती है, इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि जो भी विधायिका ने कानून बनाया है उसकी समीक्षा करना कि क्या यह संविधान के अनुसार है या नहीं है। तो इसी बात की जांच करना, इसी बात का अवलोकन करना ही क्या कहलाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। अब इसके बाद देखेंगे परामर्श या सलाहकारी क्षेत्राधिकार। तो इसका प्रावधान आर्टिकल 143 में दिया गया है, अनुच्छेद 143 में या 143 में दिया गया। यहाँ पर आपको दिया गया है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो अनुच्छेद 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे भी सकती है या नहीं भी दे सकती है। और दूसरी बात कि राष्ट्रपति परामर्श मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। दोनों कंडीशन आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय न तो वो परामर्श देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। तो दोनों कंडीशन आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब 143 का जो सेकंड क्लॉज है वो आपको दिया गया है कि संविधान के लागू होने के पूर्व किसी संधि, समझौते इत्यादि के संबंध में उठे विवाद को राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकते हैं और ऐसे मामले में न्यायालय परामर्श अनिवार्य रूप से देगा, लेकिन राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। पॉइंट इसको समझ में आ गया होगा आपको। अगला है आर्टिकल 145 का थर्ड, संविधान पीठ में आपको दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा आप पढ़ते रहिएगा। जैसे राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय को परामर्श देने के लिए निर्देशित किसी मामले की सुनवाई जो है वो कम से कम 5 न्यायाधीश की संविधान पीठ के द्वारा किया जाना चाहिए। और ध्यान यहाँ पर क्या रखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय को परामर्श देने के लिए निर्देशित किसी मामले की सुनवाई जो होगी उसमें एक पीठ बनती है, न्यायाधीशों की एक पूरा ग्रुप बनता है और उसमें मिनिमम 5 जज होने चाहिए। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की जो शक्ति है उसको हमने कनाडा के संविधान से लिया है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में परामर्श की शक्ति का प्रावधान ही नहीं किया गया है। अगला पॉइंट है न्यायिक पुनर्विलोकन। ये हम लोगों ने देख लिया है। यहाँ से आपको सवाल कई सारे टाइप के मिल सकते हैं। और इसके बाद हम लोगों को अब बात करना है उच्च न्यायालय की, यानी कि हाई कोर्ट के बारे में हम लोगों को अब बात करनी है। तो इसका प्रावधान आपको मिलता है अनुच्छेद 214 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 214 के अंतर्गत आपको भाग 6 होता है हाई कोर्ट के संदर्भ में। आर्टिकल 214 से लेकर के हम 232 तक चलेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा 214 में क्या किया गया है, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। और अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल कितने वर्तमान में हैं, तो ध्यान रखिएगा कुल 25 हाई कोर्ट हैं वर्तमान में पूरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। तो ये बात भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। और अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अब इसके बाद देखेंगे तो आर्टिकल 231 में आपको दिया गया है 2 या 2 से अधिक और किसी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना किया जा सकता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और कई सारे अन्य न्यायाधीश होते हैं। अन्य न्यायाधीश कितने होंगे इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं होती है। अब यहाँ पर संख्या को निश्चित नहीं किया गया है, आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति को घटाने और बढ़ाने का अधिकार होगा। यानी कि किसी भी हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तो होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा कितने अन्य न्यायाधीश होंगे इसकी संख्या फिक्स नहीं है। हर एक हाई कोर्ट में इनकी संख्या कम भी होती है, ज्यादा भी होती है। इनकी संख्या को कम या ज्यादा करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और सलाह किससे लेते हैं, एक तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे। इसके अलावा जिस राज्य में नियुक्ति की जा रही है वहां के राज्यपाल से, और इसके अलावा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी
करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात है तो वहां पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, सलाह किससे लेगा, तो वहां के सलाह किससे लेगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। और अगर उसी हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल से लेगा और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी ये सलाह लेता है। लेकिन नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की योग्यता की अगर बात करते हैं तो 10 साल तक या तो न्यायिक पद पर रह चुका हो या फिर एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कार्यकाल इनका 62 साल होता है। ये वाला सवाल बहुत बार पूछा जाता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो राइट आंसर आपका होता है 62। और अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाता है 65। अब इसके बाद देखेंगे तो राष्ट्रपति को ये रिजाइन देकर त्यागपत्र दे सकता है, पदमुक्त हो सकता है और 62 साल के पहले भी इसको हटाया जा सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो न्यायालय के न्यायाधीशों को अगर हटाने की बात करनी है तो इसके लिए किस आधार पर हटा सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अर्थात ये किस आधार पर हटाए जाएंगे, उसी आधार पर और प्रक्रिया के अनुसार जैसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अर्थात सिद्ध कदाचार यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेबिलिटी के आधार पर ही इसको हटाया जा सकता है। अब इसके बाद देखेंगे तो न्यायाधीश की शपथ जो होती है ये किसके सामने लेगा, राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष क्या करता है, ये तीसरी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार शपथ ग्रहण करता है। इसके बाद देखेंगे वेतन भत्ते हैं, तो ये सारा आपको भारत की संचित निधि से प्राप्त होता है। वित्तीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति जो है वेतन भत्ते में कटौती का आदेश दे सकता है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपए, अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000 रुपए होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, अब यहाँ पर देखेंगे हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं, जितने भी जजेस होते हैं, अगर इनके ट्रांसफर की बात आती है तो इसके लिए ऑथोराइज्ड बॉडी कौन होती है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने की शक्ति रखते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वकालत पर प्रतिबंध ये आपको दिया गया है आर्टिकल 220 में, और यहाँ पर कहा गया है कि जिस उच्च न्यायालय में अस्थाई न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है, रिटायर होने के बाद उस उच्च न्यायालय में वकालत या कार्य नहीं करेगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय में वकालत या कार्य कर सकेगा। ये प्रावधान आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये भी आपके लिए एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर मिलता है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग तो अपने अगले पॉइंट में आपको दिया गया है उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो यहाँ पर देखेंगे जब किसी कारण से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो पद है वो खाली हो तो राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकती है। अब इसके बाद देखिए तो उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। जब किसी कारण से उच्च न्यायालय के कार्यों में वृद्धि हो जाए तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। ये वैसे ही होता है जैसे अगर कोई काम ज्यादा पड़ गया है तो उसको सहयोग करने के लिए इसको रखा जाता है। उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो यहाँ पर देखेंगे मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर के उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्च न्यायालय की बैठकों में भाग लेने और काम करने का अनुरोध कर सकता है। इसके बाद देखेंगे क्षेत्राधिकार शक्तियों की, तो आमतौर पर वही सारी इसकी शक्तियां होती हैं जो आपको देखने को मिला है अभी। कुछ यहाँ पर अलग पॉइंट आपको देखना है। संघ शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय, तो इसका प्रावधान आपको कहाँ पर है, ये आर्टिकल 241 में और 230 में आपको दिया गया है कि संसद विधि बनाकर किसी केंद्र शासित प्रदेश पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार भी कर सकती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे
तो दिया गया है कि कौन कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं इनका उच्च न्यायालय। तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या आपको दिया गया है, इसको आप पढ़िएगा। इसके बाद देखिए लोक सेवा की बात है, तो लोक सेवा में भाग 14 है और आर्टिकल की बात करेंगे तो 308 से लेकर के 323 तक आपको दिया गया है। शुरुआत से अगर बात करेंगे तो ब्रिटिश काल में इसकी शुरुआत होती है। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और लोक सेवकों की नियुक्ति जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होने की बात कही गई थी इसमें। अब यहाँ पर देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को आप यहाँ पर देखिए, और इसके लिए आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ लोक सेवाएं होती हैं ये दो स्तर की होती हैं। एक है अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं उसमें 3 प्रकार के होते हैं, प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा होती है और इसके बाद विदेश सेवा होती है, तो ये आप जानते ही हैं। और इसके बाद में देखेंगे अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 में आया। भारतीय वन सेवा का गठन 1966 में हुआ। पहले 2 ही अखिल भारतीय सेवाएं थी, 1966 में तीसरी अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया गया था। तो ये सारी बातें आप जानते हैं। यहाँ पर हम लोगों को जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये है आपका लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, और पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान 315 से 323 के बीच में भाग 14 के अंतर्गत दिया गया। अब अनुच्छेद 315 क्या कहता है कि संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग, इसके साथ में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, लेकिन संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का भी अधिकार रखता है। 316 में है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो मोटा मोटा ये आपको आइडिया को हो गया है कि संघ की बात रहेगी और संयुक्त की बात रहेगी तो वहां पर राष्ट्रपति करेगा, और जब राज्य लोक सेवा आयोग की बात होगी तो वहां पर राज्यपाल आ जाएगा। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 6 साल या 65 वर्ष होता है संघ लोक सेवा आयोग में, और राज्य लोक सेवा आयोग में कितना होता है 6 साल या 62 वर्ष होता है, जो भी पहले हो जाए। अब लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष के अगर हम लोग त्यागपत्र की बात कर लें तो त्यागपत्र यहाँ पर अनुच्छेद 316(1)(a) में दिया गया, और ये किसको त्यागपत्र देगा तो राष्ट्रपति को देगा, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल को अपना ये त्यागपत्र सौंप सकते हैं, और त्यागपत्र की मंजूर होने के बाद इनका पद रिक्त हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखना है योग्यता के बारे में कि अगर कोई संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के रूप में आना चाहता है तो उसके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक ये अनुभव प्राप्त करना होगा। आधे पद यानी कि जितने वहां पर निर्धारित होंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर 10 हैं तो उसमें से 5। अब संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता जो है वो एक ही है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाए जाने की व्यवस्था अनुच्छेद 317 में किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को अगर हटाया जाना है तो ये बात आपको कहां पर मिलेगा, अनुच्छेद 317 में। आधार क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जांच का आधार जो होता है वो कदाचार ही होता है। राष्ट्रपति के लिए हटाए जाने का आधार संविधान का उल्लंघन होता है, बट ज्यादातर मामलों में क्या होता है साबित कदाचार और असमर्थता यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेबिलिटी इसके लिए आधार बनता है। अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन जो होते हैं वो संचित निधि से होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यहाँ पर अध्यक्ष का वेतन अगर बात करेंगे तो 2,50,000 और सदस्य का बात करेंगे तो 2,25,000 यानी कि जो न्यायाधीशों का होता है। अब इसके बाद देखेंगे राज्य लोक सेवा आयोग का, तो ये अध्यक्ष का वेतन होता है 2,25,000 रुपए पर मंथ, और सदस्य का जो वेतन होता है वो 1,82,000 रुपए होता है। 319 आर्टिकल आपको यहाँ पर दिया गया है। रिटायर होने पर भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन
किसी भी पद को धारण नहीं करेगा। ये अच्छा पॉइंट आपके लिए बन सकता है। अनुच्छेद 319 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग या फिर राज्य लोक सेवा आयोग का जो भी अध्यक्ष या सदस्य होगा, वो भारत सरकार या राज्य की सरकार के अधीन किसी भी पद को धारण नहीं करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष रिटायर होने पर संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य बन सकता है, लेकिन अन्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अधीन कोई भी ये पद को धारण नहीं करेगा। लोक सेवा आयोग के काम, ये काफी अच्छा पॉइंट होता है। जैसे सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन करना, ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। उम्मीदवारों का चयन करके अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को देता है। सिविल सेवकों के पदोन्नति और सेवा से दूसरे सेवा में स्थानांतरण की सिफारिश करता है। इसके अलावा इसका और काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कि जैसे एग्जाम को कंडक्ट करवाना तो इसका काम होता है, लेकिन कभी कभी एक सवाल आपको पूछा गया है कि रिजर्वेशन, अगर ओबीसी एससी एसटी का कोई रिजर्वेशन से संबंधित मैटर है तो इस पर लोक सेवा आयोग का कोई भी रोल नहीं होता है। ये पूरी तरीके से सरकार पर निर्भर करती है। अब इसके बाद देखेंगे तो एक पॉइंट आपको यहाँ पर होता है इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन में आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे किस अनुच्छेद में इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 324। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 326 में होता है वयस्क मताधिकार का प्रावधान। इसके अलावा वर्तमान में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं, तो उनकी संख्या है 6। और हाल ही में शामिल होने वाली राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कौन है, तो आम आदमी पार्टी है। ये तीनों सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भाग 5 में अनुच्छेद 324 से 329A के अंतर्गत इसका पूरा प्रावधान किया गया है। प्रारंभ में इसमें एक सदस्य और वर्तमान में ये बहुसदस्यीय एक आयोग है। लोकतंत्र के निर्वाचन का आधार होता है मतदाता दिवस। ये भी अच्छा सवाल बनेगा, मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है साल 2011 से। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो भारत है। भारत एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में भी है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों, कैंटन का मतलब यहाँ पर प्रांत होता है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। वयस्क मताधिकार की बात हम लोगों ने कई बार किया हुआ है। वर्तमान में इसकी उम्र सीमा 18 साल है। इसके पहले 21 वर्ष निर्धारित किया गया था, जिसको 61वें संविधान संशोधन 1988-89 में इसको चेंज किया गया, और उस समय राष्ट्रपति थे वेंकटरमन। लागू हुआ था 1989 में। राजीव गांधी ये इस समय क्या थे, प्रधानमंत्री थे, और समिति का नाम था तारकुंडे समिति। अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर लोकतांत्रिक सफलता के लिए द्विदलीय व्यवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है। चीन में एक दल होता है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी एक ही है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था हो। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल अनिवार्य होता है। ब्रिटेन और अमेरिका में 2 दलीय व्यवस्था का प्रावधान है। 2 दल ब्रिटेन में कौन है, लेबर पार्टी है और कंजर्वेटिव पार्टी है। अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक होता है। हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है। तो ये सारे अलग अलग टाइप के सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, अगर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने हैं, जैसे आर्टिकल 325 है। यहाँ पर क्या है कि निर्वाचक नामावली में किसी भी अलग तरीके से यहाँ पर प्राकृतिक आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का निर्धारण जो है वो संसद के द्वारा होता है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 साल होता है, या 65 वर्ष की उम्र तक होता है, जो भी पहले हो जाए। और किसी भी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर ये पद मुक्त हो सकता है, ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। कार्यकाल से पहले भी इसको हटाया जा सकता है। और अगर वेतन की बात करते हैं तो 2,50,000 रुपये प्रति महीना इसका वेतन होता है। हटाए जाने की बात अगर है तो वही है उसी तरीके से जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर। यहाँ पर आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। काम ये क्या क्या करता है, तो ये इसका भी लिस्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, एक बार इसको देख लीजिएगा।
मुख्य तौर पर इसका काम क्या होता है कि परिसीमन करवाना होता है, मतदाता सूची को तैयार करना होता है, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव चिन्ह प्रदान करना है। ये सारी व्यवस्था कौन करता है? तो ये सारी व्यवस्था करता है निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको संपन्न कराया जाता है। अब इसके बाद में हम लोगों को बात करनी है, यहाँ पर वर्तमान में 6 ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिसको 6 राजनीतिक पार्टियों को, ये आप ध्यान में रखिएगा, 6 राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो यहाँ तक की बातें हम लोगों ने आज की अपनी इस क्लास में कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे जो क्लास आपकी रहेगी उसमें हम लोग बात करेंगे स्थानीय स्वशासन की यानी कि पंचायती राज व्यवस्था की, और संभवतः हम लोगों की ये आखिरी क्लास होगी। थोड़ा बहुत हम लोग अगर 1-2 पॉइंट राजभाषा आयोग से संबंधित है तो उसकी चर्चा कर लेंगे। इसके बाद हम लोगों को बात करना रहेगा स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था यानी कि ग्राम पंचायत और शहरी पंचायत, दोनों की बात हम लोग करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।